वेलकम ऑल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 5 के सोशल साइंस के न्यू टॉपिक को लेकर, जो कि है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। और इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की लोकेशन के बारे में, यहाँ के क्लाइमेट के बारे में, यहाँ की प्लांट लाइफ, वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन लाइफ के बारे में, और साथ ही हम लोग जानेंगे यहाँ के एग्रीकल्चर पैटर्न को लेकर कि यहाँ पे किस टाइप का एग्रीकल्चर पैटर्न फॉलो होता है। आज के इस वीडियो में हम मेनली बात करने वाले हैं सिर्फ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इनकी लोकेशन, ये कहाँ और किस जगह पाए जाते हैं। तो जैसा कि इसके नाम में अपने आप ही सजेस्ट हो रहा है, जब हम लोग इसको सिलेबल्स में तोड़ के पढ़ेंगे तो हमको एक शब्द पहला वाला मिलता है इक्वेटर। इसी से पता चलता है कि हमारे जो हीट जोन्स में हमारे ग्लोब को 2 हाल्स में डिवाइड करने वाली जो लाइन होती है, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, जो इमेजिनरी लाइन ग्लोब को 2 हाल्स में डिवाइड करती है, उसके सबसे नज़दीकी जो जोन होता है टॉरिड जोन, उसके आसपास उस जोन में ये पाए जाते हैं। यानी कि 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर के सबसे पास वाले जोन में, टॉरिड जोन में ये पाए जाते हैं। यहाँ सामने आप डायग्राम में भी ये चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि टॉरिड जोन जो है वो इक्वेटर के सबसे नज़दीकी सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे नज़दीकी जो जोन है वो है। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि ये जो जोन होता है, इसमें जो होती है सन की जो रेज होती है वो डायरेक्टली वर्टिकली इन पर पड़ती है। इसीलिए ये जो टॉरिड जोन होता है ये हमेशा हॉट और वेट क्लाइमेट यहाँ पे पाया जाता है थ्रू आउट द ईयर। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इक्वेटर के आसपास, यानी कि ये जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट वाला रीजन होता है, यहाँ का क्लाइमेट हमेशा कैसा होता है, हॉट वेट क्लाइमेट यहाँ पर पाया जाता है। और अगर आप मैप को ठीक तरीके से देखेंगे तो यहाँ आप ये देख पाएंगे कि ये 3 कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका वाले कॉन्टिनेंट में भी स्पेशली कोलंबिया और ब्राज़ील में ये जो रेन फॉरेस्ट होते हैं वो स्पेशली कवर करते हैं उन कंट्रीज को, जैसे कि मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, श्रीलंका और कुछ पार्ट इंडिया और कुछ पार्ट ऑस्ट्रेलिया के, जो इस जोन में बसे हुए हैं। अब हम जानेंगे यहाँ के क्लाइमेट के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, चूंकि ये जो फॉरेस्ट है वो कहाँ बसे हुए हैं, इक्वेटर के आसपास, यानी कि टॉरिड जोन में बसे हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ का क्लाइमेट जो होता है वो हॉट वेट क्लाइमेट होता है और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी यहाँ पर पाई जाती है। और इसका एक कारण यह भी होता है क्योंकि यहाँ पर इवेपोरेशन का जो रेट है वो काफ़ी हाई होता है। ठीक है, रिवर से, पॉन्ड से, सी से और ट्रांसपिरेशन के थ्रू, यहाँ पर ट्रांसपिरेशन आप लोग जानते हैं, प्लांट्स से या उनके पत्तों से जो इवेपोरेशन, पानी के इवेपोरेट होने की प्रोसेस होती है, जिसको हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। आप लोगों ने ये साइंस में बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी पाई जाती है और यहाँ पर रेनफॉल भी बहुत ही हैवी होती है, यानी कि भारी मात्रा में बारिश होती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो एवरेज जो रेनफॉल होती है वो 250 सेंटीमीटर से 350 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल यहाँ पर होती है। और यहाँ पर जो रेनफॉल का टाइप होता है वो काफ़ी थंडर और स्ट्रोम के साथ में होता है, दैट इज टिपिकल इन द इक्वेटोरियल बेल्ट। और एक मेन बात ये भी होती है कि यहाँ पर जो है साल भर एक जैसा वातावरण रहता है, जो कि हॉट और ह्यूमिड। यहाँ पर कोई दूसरा सीजन नहीं होता है, जैसे कि विंटर या स्प्रिंग। यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हॉट वेट या ह्यूमिड क्लाइमेट ही पाया जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ की प्लांट लाइफ के बारे में। जैसा कि अभी हम लोगों ने क्लाइमेट के बारे में जाना कि यहाँ का जो रीजन है, जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट वाला जो रीजन होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है और थ्रू आउट द ईयर यहाँ का वातावरण कैसा होता है, काफ़ी हरा भरा रहता है। इसकी वजह से जो एक प्लांट्स के लिए नेचुरल ग्रोथ वाला जो फैक्टर होता है
वो यहाँ पर काफी इफेक्टिव होता है। यहाँ पर ये जो रीजन होता है वो हमेशा पेड़ यहाँ पर अपनी लीव्स को एट अ टाइम यहाँ पर शेड नहीं करते, यानी कि वो अपने पत्तों को झड़ाते नहीं हैं। यहाँ पे कई सारी हाइट में ट्रीज पाए जाते हैं और वो भी कई लेयर्स के साथ में, कई सेवरल लेयर्स के साथ में यहाँ पर ट्रीज होते हैं। और स्पेशली इस रीजन के जो ट्रीज होते हैं वहाँ के पेड़ों की जो पत्तियाँ होती है वो काफ़ी थिक यानी कि मोटी और ब्रॉड होती है, यानी कि चौड़ी घनी मोटी टहनियाँ और पत्तियाँ यहाँ पर इन पेड़ों की होती है। साथ ही इन पेड़ों की जो हाइट होती है वो काफ़ी टॉल होती है और ऊपर जाते जाते तक ये एक कैनोपी फॉर्म कर लेते हैं, यानी कि टेंट नुमा एक शेप फॉर्म कर लेते हैं, जिससे कि इनकी जो ब्रांचेस होती है वो कई घनी तरीके से फैल जाती है, जिससे कि ये ऊपरी लेयर पूरी इनकी ढक जाती है। और इन फॉरेस्ट में अगर देखें हम तो इनके ट्रंक्स पे और इनकी सतहों पर बहुत ज़्यादा काई पाई जाती है, जिसको हम मॉसेस कहते हैं। और इनके जो तने होते हैं, लकड़ी के जो ट्रंक्स जो होते हैं वो काफ़ी चौड़े और हैवी होते हैं, बल्कि होते हैं। और अंदर से इनका जो रंग होता है वो डार्क ब्राउन या डार्क ब्लैक कलर का होता है। और ये हमारी इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी अधिक मात्रा में रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। इनका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इबोनी और महागोनी इनके मुख्य एग्जाम्पल्स हैं। इन फॉरेस्ट में ना सिर्फ टॉल ट्रीज पाए जाते हैं, बल्कि यहाँ पर क्रीपर्स और ऑर्किड्स और लियनास जैसे पेड़ भी पाए जाते हैं और साथ ही में टॉल ट्रीज भी होते हैं। ये जो सारे पेड़ होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन और मॉइस्चर रिलीज करते हैं, जो कारण बनता है थिक क्लाउड्स के फॉर्म होने के लिए। और इसीलिए इन रिजल्ट यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में प्रेसिपिटेशन भी होता है। और इनफैक्ट यही कारण है कि इस फॉरेस्ट को एवरग्रीन या रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर इस टाइप के फॉरेस्ट में आपको कई तरीके की वैरायटीज मिलेगी, इंसेक्ट्स की एज वेल एज कई बड़े जानवरों की। कई सारे वन्य जीव यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको बटरफ्लाई, मॉस्किटोज और स्पाइडर्स मिलेंगे। और अगर हम बड़े जानवरों की, वन्य प्राणियों की बात करें तो आपको कई सारी प्रजातियां मिलेंगी, जैसे गोरिल्ला, चिंपांजी, वाइल्ड पिग्स, ओका पिग्स और एक सांपों की बहुत ही फेमस प्रजाति एनाकोंडा, जो स्पेशली आपको अमेज़न बेसिन जो कि साउथ अफ्रीका में है वहाँ पर देखने के लिए मिलती है। साथ ही गोरिल्ला जो कि वेस्ट अफ्रीका का मेन वन्यजीव माना जाता है, वो भी आपको इस बेल्ट में देखने के लिए मिलता है। सेकेंडली और कई बड़े जानवर जैसे कि जैगुआर्स, क्रोकोडाइल्स और एलिफेंट्स भी इस जोन में, इस रीजन में आपको मिलते हैं। यहाँ पर एक बड़ी वैरायटी आपको मिलेगी मंकीज की और कई सारे कलरफुल बर्ड्स की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ह्यूमन लाइफ की तरफ। यहाँ पर अगर हम इस इक्वेटोरियल रीजन की बात करें तो ये बहुत ही थिनली पॉपुलेटेड, यानी कि बहुत कम पॉपुलेटेड एरिया है, क्योंकि कई एरिया इस फॉरेस्ट के जैसे कि अमेज़न बेसिन, ज़ायर बेसिन और कई सारे आइलैंड्स जो कि इंडोनेशिया और फिलीपींस में बसे हुए हैं वो एक्सट्रीमली स्पार्सली पॉपुलेटेड है, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में लोग यहाँ पर रहते हैं। और उसका एक मुख्य कारण है क्योंकि यहाँ काफ़ी घना, डार्क और डैम्प फॉरेस्ट पाया जाता है। इस वजह से यहाँ पर बसावट, पॉपुलेशन लोगों की बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर अगर हम ज़ायर बेसिन की बात करें तो यहाँ पर बंटू ट्राइब्स जो होती है वो यहाँ पर बसी हुई है। सेकेंडली अगर हम इंडोनेशिया के आइलैंड की बात करें, सुमात्रा की, तो यहाँ पर जावाज और कुबूज लोग यहाँ पर रहते हैं। जावाज और कुबूज इनके ट्राइब का नाम है, इनकी बस्तियों का नाम है जिससे इनको जाना जाता है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जिसके बारे में अब हम लोग जानने वाले हैं वो है यहाँ का एग्रीकल्चर पैटर्न। तो यहाँ पर अगर हम आपको बताएं तो इस रीजन में जो है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है उसको प्रैक्टिस किया जाता है। यहाँ कई तरीके की क्रॉप्स होती है, जैसे कि
मेज, राइस और कसावा। यहाँ पर एक टाइम में लैंड के एक पैच पर क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है और 2-3 साल बाद जब लैंड अपनी फर्टिलिटी को खो देता है, यानी कि वो जब अपनी उर्वरक क्षमता को खो देता है, तो लोग फिर दूसरी जगह जाकर के वापस से अपना क्रॉप को शिफ्ट करके वहाँ पर ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक दूसरा जो है वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी पाया जाता है, जो कि मुख्यतः इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और वेस्ट अफ्रीका और सेंट्रल अमेरिका में किया जाता है। इस पैटर्न के तहत क्या होता है कि किसी एक ही क्रॉप को बड़ी ही लार्ज कमर्शियल स्केल पर ग्रो किया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि केरला साइड में अगर हम बात करें तो वहाँ पर टी प्रोडक्शन जो होता है वो काफ़ी लार्ज लैंड एरिया पे किया जाता है और साथ ही कॉफ़ी, टी, इन सब का प्रोडक्शन किया जाता है। रबर, कोकोआ, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर के पैटर्न में मानी जाती है। ये एक मेथड होती है जिसमें कि लार्ज स्केल पर एक ही तरीके की क्रॉप को ग्रो करके उसको कमर्शलाइज पर्पस के लिए ग्रो किया जाता है। यहाँ पर हमारा इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का जो टॉपिक है वो पूरा फिनिश होता है एंड आई होप कि आप लोगों को ये जो टॉपिक है इसमें जो भी मैंने समझाया है वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसको लाइक करें और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू।